वार एंड वार पॉलिसी में माननीय प्रधानमंत्री कल लेह लद्दाख की यात्रा कर चीन को प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के विस्तारवादी और अंत का कहानी को समझा दिए चीन को, और चीन को सख्त संदेश देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जल थल नभ और अंतरिक्ष चारों तरफ से हम किसी भी विस्तारवादी नीति का, विस्तारवादी देश का हम सामना करने के लिए हमारी सेना सक्षम है। सेना के पीछे पूरा भारत 130 करोड़ की आबादी सेना के पीछे है। हम देश की सेना को, वीरता को हम सत सत नमन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश चीन को खराब लगा होगा, लेकिन यह वार एंड वार पॉलिसी के तहत यही मांग हम पहले करते थे कि सख्त संदेश देना चाहिए चीन को, जो भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। युद्ध होगा, होने वाला होगा, लेकिन सख्त संदेश दे दें हम दुश्मन को, जो भारत के को कम समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यही संदेश की हम आवश्यकता समझते थे, मांग करते थे। एक अन्य एशियाई ताकत के उद्भव से चीन असहज हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावों पर हिला हवाले करने के अलावा वह उपमहाद्वीप में नई दिल्ली के प्रभाव को रोकने की कोशिश में भी जुटा है। चारों तरफ से हमें घेरने के लिए वह हमारे पड़ोसी देशों पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक सामरिक साझेदारी उसने की है, जबकि अन्य देशों के साथ अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध आगे बढ़ाए हैं। इस काम के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का इस्तेमाल किया है। एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो के साथ साथ वह दादागिरी की नीति भी अपनाता है। इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर व प्रशांत क्षेत्र के बीच का भू राजनीतिक इलाका, अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में चीन ने आंतरिक मामलों में निर्लजता से दखलंदाजी की है। यह सही है कि उभरती हुई तमाम बड़ी ताकतें भू राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आक्रामक हो जाती है, मगर इस मामले में चीन का व्यवहार और परिपक्व दिखता है। बेशक अपनी समग्र राष्ट्रीय ताकत CNP को उसने तेजी से बढ़ाया है, पर अब भी कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रातों की नींद हराम करती है। ये चुनौतियां अर्थव्यवस्था, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के नेतृत्व में राष्ट्रीय मनोबल और दुनिया भर में बढ़ती चीन विरोधी भावना से जुड़ी है। दरअसल चीन की सिक्योरिटी अर्थव्यवस्था ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की है। सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC की नीति ने निजी क्षेत्र का खास प्रभावित किया है, जो सकल घरेलू उत्पाद GDP में करीब 65% और नई नौकरियों के सृजन में लगभग 90% का योगदान देता है। उसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र की समस्या, बढ़ते कर्ज और बुजुर्ग होती आबादी जो भविष्य में समबल को कम करेगी, दीर्घावधि में चीन की आर्थिक विस्तार को प्रभावित करेगी। साल 2012 में ही शी जिनपिंग ने PLA को विश्व की स्तरीय सेना बनाने की घोषणा की थी, जो 2049 तक दुनिया के सर्वशक्तिमान मुल्क बनने की चीन की राह को आसान बनाएगी। तब से सेना की जंगी ताकत बढ़ाने और CPC के प्रति उसकी जवाबदेही ने
सुनिश्चित करने के लिए तमाम सुधार कार्य किए गए हैं। हालांकि सुधारों में निजी तौर पर रुचि ले रहे शी जिनपिंग साहब पीएलए नेतृत्व के पेशेवर मानकों में खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने का व्यवहारिक अद्भुत अनुभव नहीं है। कोई थिंक टैंकों ने बताया कि पीएलए के पास अन्य सेनाओं को चुनौती देने लायक जरूरी क्षमताओं का अभाव है। इसी तरह समग्र राष्ट्रीय एक ताकत सीएनपी का एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय मनोबल है। चीन के मनोबल को उसकी एकतरफा मीडिया रिपोर्टिंग व वुल्फ वॉरियर्स के नाम से शुरू कूटनीतिक सक्रियता से नहीं आंकना चाहिए। इन दोनों का मकसद पश्चिमी और भारतीय मीडिया का मुकाबला करने के साथ साथ शासन के चीनी मॉडल का प्रचार प्रसार और शी जिनपिंग को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना है। मगर बेरोजगारी में वृद्धि, नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदी और वंचितों से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह से अंदर खाने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। पार्टी के नियंत्रण का दायरा बढ़ाने संबंधी शी जिनपिंग के सख्त रुख से भी लोग नाराज दिखते हैं। सार्वजनिक सूचनाओं की माने तो 2013 में से लेकर 18 के बीच शी जिनपिंग ने 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त और कैद किया। इनमें पीएलए की कई वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह भी शामिल हैं। यही बात रही दीर्घकालिक रणनीति की, तो व्यावहारिक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनानी होगी। चीन से मिलने वाले धोखे का खतरा कम से कम रहे, इसके लिए हमें तमाम रास्तों और उपायों के साथ तोड़ निकालना होगा। यहाँ तो असल में वे उद्देश्य हैं जो हम चीन को लेकर हासिल करना चाहते हैं। उपाय का अर्थ राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सूचना तत्व के साथ साथ सरकार के सामने आंतरिक व बाह्य संसाधन है, जबकि रास्ते का मतलब कुशल और प्रभावी तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करना, ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के दौरान चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने वाली नीतियों का लाभ भारत को उठाना चाहिए और अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने व बुनियादी ढांचे के विस्तार की तरफ तेजी दिखानी चाहिए। पहाड़ों पर जवाब देने में सक्षम माउंटेन स्ट्राइक कॉपर्स पर फिर से गौर करना संभवतः एक रणनीतिक अनिवार्यता है। इसका इस्तेमाल नवनिर्मित युद्ध समूहों में हो सकता है। मैं इस मुद्दे के लिए इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि जुलाई 14 में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि पीएलए नेतृत्व ने इस पलटन को लेकर चिंता और बेचैनी है। क्योंकि जरूरी सामरिक ताकत के विकास में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इसलिए क्षेत्रीय सैन्य समीकरणों को संतुलित करने के लिए समान सोच वाले देशों को एकजुट करना समझदारी है। हालांकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। चीन की कटुता का प्रभावी मुकाबला करने के लिए राष्ट्र को अपने थल सैनिकों, नौ सैनिकों और वायु सैनिकों के पीछे मजबूती से एकजुट होना चाहिए। यह सेना के मनोबल को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा, जो जीत हासिल करने के लिए अनिवार्य शर्त होती है। वार एंड वार पॉलिसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल लेह लद्दाख का दौरा किया, यह सर्व स्वागत योग्य कदम है। इससे चीन को एक सख्त संदेश चला गया और चीन पर वार करने से, चोट करने से विश्व में चीन की विरोधी ताकत हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ चीन की विस्तारवादी नीति, सैन्य उच्छृंखलता और वह जो सभी देशों को धमकाता है, उस पर रोक लगेगी और माननीय प्रधानमंत्री का यात्रा सफल सशक्त रहा और सभी सेनाओं के साथ मिलकर चीन को यह संदेश दिया, भारत के तरफ आगे बढ़ने के पहले 100 बार सोच लें, उसके बाद ही आगे भारत की तरफ चलें। क्योंकि भारत एक सशक्त भारत, आधुनिक भारत है जो शांति भी देता है और कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी रखता है, जो दुश्मन को समय संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, दुश्मन का नाश हो जाता है। यही कल
माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेह लद्दाख के दौरान के यह बात कही। धन्यवाद।